नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी कक्षा 7 का चैप्टर चल रहा था आरबीएससी वाली क्लासेस में और देखते ही देखते अपन पहुंच चुके 25वीं क्लास तक। चूंकि ये क्लास आपको शुक्र शनि रवि को शाम 8 बजे दी जाती है, बहुत जल्द अपन कोशिश करेंगे। पूरे सप्ताह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि अभी सप्ताह की 3 क्लास जैसे आरबीएससी की दी जा रही है आपको, तो सप्ताह की 5 दी जाए ताकि थोड़ा सा जो है जल्दी से कवर हो जाए। ये हालांकि ये जो है फ्री टाइम है, इसमें जितना पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही फायदे में रहने वाले हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके कवर हो जाएगा। लेकिन अपन जैसे मेरी थोड़ी सी मैं टाइम टेबल और सहूलियत देखकर मेरे हिसाब से मैं इसे सप्ताह में 5 दिन कर दूंगा, ठीक है। तो अपने ये जल्दी कवर हो जाएगी। वैसे 7वीं की पुस्तक जो है वो बहुत जल्द कवर होने वाली है, फिर 8वीं की शुरू करेंगे अपन, और ऐसे ही चलते चलते अपन 10वीं तक कर लेंगे, 12वीं तक भी कोशिश करेंगे, 11th 12th की भी करवा दी जाए। लेकिन 10th तक तो अपना टारगेट है कि 6 to 10th आरबीएससी को पूरा ही अपन पढ़ा ले, राजस्थान अध्ययन। तो आज के इस चैप्टर में अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रजामंडल, ठीक है। पिछला अपन ने किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन वो पढ़ लिए बहुत अच्छी तरीके से, और आज पढ़ेंगे प्रजामंडल। अब यहाँ पे इस बैच में प्रजामंडल चल रहा है, और मेरे जो स्कूल लेक्चरर जीके वाली जो बैच चल रहा है, जो सोम से गुरुवार दोपहर 12 बजे आता है, उसमें भी प्रजामंडल चल रहा है। निश्चित रूप से आरबीएससी से थोड़ा सा विस्तृत वहां पे बताया जाता है, क्योंकि उस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो यहाँ ये जो है कक्षा 7 की पुस्तक पे आधारित अपन चल रहे हैं, और थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा आप लोगों को बताता हूं ताकि प्रश्न इनमें से ही कवर हो जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो उसमें भी मैंने ये नक्शा बताया था, क्योंकि ये नक्शा तत्कालीन है। तत्कालीन का मतलब जब प्रजामंडलों का गठन किया गया उस समय क्या स्थिति थी, वो वाला नक्शा है। तो यदि आप देखोगे इसके अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे आपको मारवाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बाड़मेर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाड़मेर उस समय, बाड़मेर प्रजामंडल अपन पढ़ते हैं क्या, कभी नहीं पढ़ा। जयपुर देखने को नहीं मिलता, जब ये पीडीएफ में शेयर करूंगा तब देखना, जयपुर है, JAIPER, ठीक है ना, ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये सारे के सारे आप इस मैप को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना जब भी आपको शेयर किया जाता है, ठीक है। अब बात करें अपन जिन्होंने स्कूल लेक्चरर वाली जो ये क्लास नहीं देखी है, जब मैंने 2-3 दिन पहले दी थी, तो यहां से वापस समझ लेना आप कि प्रजामंडलों की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रजामंडल होते क्या है, क्या थे ये, और क्या इनका उद्देश्य था। तो इस चीज को समझो पहले। सबसे पहली चीज, प्रजामंडलों के बारे में आपको कोई भी पूछ ले कि इनका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये इनका उद्देश्य मुख्यतया रहा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन यानी कि आप के ऊपर कोई शासन कर रहा है, तो आप उसे जो सवाल पूछेंगे उसका उत्तर उसे देना पड़ेगा। यानी कि एक तो होते हैं देखो राजतंत्र, और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में उत्तरदायी नहीं होता है, राजा ने जो कर दिया वो फाइनल है। राजा कहोगे अटे बैठ तो अटे बैठ नो है, ऊट तो ऊट नो है, ठीक है। इसको 500 कोड़े लगाओ तो लगेंगे। आप पूछ नहीं सकते राजा को कि राजा जी मेरे 500 कोड़ा क्यों लगाया, तो राजा जी क्या 500 नहीं 700 लगाओ इसके, यूं बढ़ जाए। लोकतंत्र में क्या है, बिना किसी कानून के, बिना नियमों के ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। यानी कि किसी को सजा भी दी जा रही है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपको आईपीसी की धारा इतने के तहत ये सजा दी जा रही है, या फिर आपने ये अपराध किया है उसके तहत ये सजा दी जा रही है। अपन संविधान पढ़ते हैं अपने राज्य व्यवस्था, तो उसमें बहुत सारी चीजें ये पढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षकरण वगैरह जो पढ़ते हैं वो इसी चीज में जवाब दे। तो उत्तरदायी शासन क्या है, उत्तरदायी शासन यानी कि लोकतंत्र एक तरीके से हो गया, लेकिन ये जो वो सरकार होती थी यानी कि जो राजा होता था उसके अधीन ही उत्तरदायी शासन, ये मुख्य इनकी मांग रही। प्रजामंडल क्या है, प्रजा का संगठन है, जिसमें जैसे लोकतंत्र कहते हैं ना, लोगों का एक समूह है। तो यहां पे इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ध्यान रखना है कि प्रजा का संगठन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कई बार, बिल्कुल सिंपल प्रश्न बना लेते हैं तो ये भी चीज पूछ लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनके उद्देश्य में मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था। इसके अलावा देखो स्वशासन की मांग करना, यानी कि अंग्रेजों को सीधा सीधा कहना है कि भैया बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ अपने घर, यानी कि ये जो है ये हमारा घर है तो नियम भी हमारे चलेंगे, ठीक है। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनके साथ में ये चीजें होती है, उनके फेवरेट बर्तन ये भी फेवरेट होते हैं चीजें, कि ये चम्मच है मेरी है तो मेरी है, चाहे घर में कोई भी मेहमान आ जाए उसे वो चीज वो चम्मच नहीं लेने देगा तो नहीं लेने देगा। तो ऐसा बच्चों के साथ चलता है। वैसे ही कि ये घर हमारा है
तो हमारी चम्मच से हम खाएंगे। ऐसे कैसे स्वशासन में कि ये देश हमारा है तो शासन किसका चलेगा, हमारा। तो प्रजामंडलों का एक उद्देश्य क्या हो गया, स्वशासन की मांग। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, महिलाओं ने बहुत सारी मतलब भागीदारियां निभाई भी है। फिर जैसे आप किसान आंदोलन के अंदर घटनाएं देखते हो, किशोरी देवी का नाम सुनते हो, नारायणी देवी का नाम सुनते हो, दुर्गा देवी का नाम सुनते हो, तो ये सभी जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है, तो ये प्रजामंडलों के कारण बड़ी, ठीक है। शासकों पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव, सहायक संधि कर करके बैठ गए थे शासक, क्या हो गए उस समय, आश्रित हो गए अंग्रेजों पे। अंग्रेजों ने सहायक संधियां की भी इसलिए कि ये हमसे आश्रित हो जाएंगे, इनके खुद के लड़ने का हुनर जो है ना वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। कभी भी अपन जिस चीज में अपन को महारत हासिल है उस चीज को यदि अपन प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, अपन बार बार उसे दोहराएंगे नहीं, तो अपन उसे भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा होती है भाई। सांप तो पैरों से चलना भूल गया तो उसके तो पैर ही ले लिए गए, अपन तो ये विज्ञान में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे शासक हो गए थे पंगु, उनके ऊपर निर्भर हो गए थे। तो एक ये भी था कि सहायक संधियां तोड़ने के लिए दबाव बनाना है। रियासतों के भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि प्रजामंडल ही तय करते हैं, यानी कि जो बाद में अपन देखते हैं 565 रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया, वो एकीकरण उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, प्रजामंडलों की रही है, ठीक है। क्रांतिकारियों को सही दिशा देना और जनता के अधिकारों का संरक्षण, ये सामान्य बिंदु है। आप इस लेवल पर आकर पढ़ रहे हैं कंपटीशन, तो ये बिंदु मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इतनी मतलब परिपक्वता होनी चाहिए, तो इतना तो आप समझ सकते हो। ये चीजें कैसे पूछी जाती है, ये आपको जो है कूट वाले प्रश्नों में पूछी जा सकती है, ठीक है। वैसे ये समझने की चीजें हैं, जिसको बार बार कहते हैं ना, एक तो होती है फैक्चुअल क्लास और एक होती है कंसेप्चुअल। ये कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्ट क्लियर करती है कि प्रजामंडलों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आरबीएससी की आपकी इस पुस्तक में खाली एक पेज इधर और एक थोड़ा सा इधर, बस इतना दे रखा है। प्रजामंडल में ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से ही पढ़ेंगे। देखो धूड़ खानी ना तो दोरे माथे बैठ नहीं खानी, मतलब बीच में थोड़ी भी अपन जो है आपको इसमें पूर्णता लगेगी इस क्लास में, कहने का मतलब ये है। सबसे पहले एक प्रजामंडल शुरू करने से पहले एक कोटेशन दे रखा है, वैसे 4-5 लाइनें दे रखी है, उसमें से एक कोटेशन ही काम का है जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी का है। इन्होंने कहा है किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो, ठीक है ना। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीना नहीं पीना ये घोड़े की इच्छा पर निर्भर है। तो वहां की जनता यदि तैयार है तो ही जन आंदोलन होगा। ये मतलब कि पूछने काम ही नहीं है। इक्वेशन में क्या है कि जन आंदोलन तभी हो सकता है जब जनता तैयार होगी, तो जनता तैयार होगी तभी जन आंदोलन होगा, ये चीज गई है। तो जन आंदोलन नाम भी तभी है जब जनता तैयार होगी, जनता करेगी तो ही जन आंदोलन है, ठीक है ना। तो ये चीज इनका कोटेशन है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो की पॉइंट क्या है, मैंने स्कूल लेक्चरर वाली क्लास में भी बताए थे कि 1927 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन इसीलिए उत्तरदायी शासन को स्थापना के लिए, स्वशासन के लिए इसीलिए किया गया। और इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो ये थी, इसकी प्रांतीय शाखाएं ही सभी जगह प्रजामंडल कहलाई। यानी कि ये हो गया मेन बरगद का वृक्ष है, बाकी सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, ठीक है। बाकी सबको अलग अलग सब जगह राज्यों में और अलग अलग रियासतों में फ्रेंचाइजी दे दी सबको कि सब जने खोलो अपनी। तो ये हो गई वहां पे, इनका मतलब प्रांतीय शाखाएं प्रजामंडल थी, ठीक है ना। और प्रजामंडलों के द्वारा किए गए आंदोलन फिर प्रजामंडल आंदोलन कह रहा है। उनके अधीन जितनी भी घटनाएं हुई वो प्रजामंडल आंदोलन कह रहा है, ठीक है। पढ़ रहे हो ना तो शांति से पढ़ना। ये लाइव चैट यदि चल रही हो तो बंद कर देना, क्योंकि इनकी मतलब नहीं है, इमसार की नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। मैं भी क्लास देता हूं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करके। यदि मुझे चर्चाएं करनी होती ना तो मैं हर रोज लाइव आता, और लाइव में निश्चित रूप से आप यदि अभी अपने इस चैनल पर 3,70,000 सब्सक्राइबर और विद्यार्थियों का परिवार देखते हो, यदि मैं ये चीज लाइव पढ़ा रहा होता तो निश्चित रूप से अभी जो है 4.5 या 5 लाख सब्सक्राइबर होते। लाइव में मुझे फायदा ज्यादा है, ठीक है ना, मुझे फायदा ज्यादा है क्योंकि सब्सक्राइबर ज्यादा मिलते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन लाइव में आप लोगों को फायदा नहीं है क्योंकि समय बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है। मास्टर भी भूल जाता है पढ़ा रहा क्या था और पढ़ाना क्या था। तो 4 चीजें याद होगी तो उसमें से 2 ही आएगी, और वैसे जैसे 4 याद है तो 3 दे देंगे, ठीक है। 4 में से 4 तो पूरी, कोई भी मास्टर जितना याद होता है उतना देता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं निकल जाती है चीजें, फिर बाद में याद होती है लेकिन वो जो है पीछे वाले छोटे दिमाग में चली जाती है।
तो यहाँ पे आप लोगों को भी ध्यान कहाँ रखना है, सिर्फ पढ़ने पर। क्लासेस पूरी पढ़ने लायक है, कहीं भी आपको ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। देखो जितना आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, अनुशासन बहुत जरूरी है, जितना अनुशासन के साथ में पढ़ोगे तो आने वाले समय में स्क्रीनशॉट आपके नजर आएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर अपन को कहीं ना कहीं दूसरे के स्क्रीनशॉट से जलन ही महसूस होगी और यही लगेगा कि ये सर क्यों स्क्रीनशॉट बार बार बताते हैं, और जब आपका होगा तब लगेगा कि हमारा क्यों नहीं बताया अभी तक। तो इस चीज में परिवर्तन लाने के लिए आपको अभी से भट्टी तापनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उद्देश्य यही है, उत्तरदायी शासन, ठीक है। कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन कब मिला है, 1938 में मिला है। कब मिला है, 1938 हरिपुरा अधिवेशन से, हरिपुरा अधिवेशन से, ठीक है। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो सबसे पहले अपने जो है जय बोला देनी, सबसे पहले पूछा तो जय बोला देनी। तो जय बोलाओगे तो फिर किसका नाम आएगा, जयपुर का आएगा। किसका आएगा, जयपुर। हुआ 1931 में, लेकिन कुछ समय बाद में ये मतलब मृत प्राय हो गया, 5 साल लगभग मृत प्राय रहा, उसके बाद में इसे पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1931 ध्यान रखोगे। राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल, मतलब अपा के घर के मायने को नहीं, राजस्थान में, राजस्थान उपबार दायन करनी पड़ी। क्यों करना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, कोई भी राजा नहीं चाहता था कि उनके अधीन जो है प्रजा का एक ग्रुप बने। अच्छा कोई मास्टर पढ़ा रहा है, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में, क्या वो मास्टर चाहेगा कि जो है 8-10 छोरे जो है ग्रुप बना ले, और ग्रुप बना के फिर अपनी जो है यदि अपन कहीं गलती छोड़ दे या कुछ भी तो विरोध करे उसी क्लास में, ठीक है, कोई चाहेगा नहीं। तो वही चीज जो है वहां शासक के साथ थी, शासक भी ये चाहते हैं और भेड़ा हो गया सब तो हमारी हालत खराब करी, तो कोई नहीं चाहता था। तो फिर इसीलिए जो है जितने आप देखोगे जो मैन लीडर हुए, जैसे कि जयनारायण व्यास हुए, माणिक्यलाल वर्मा हुए, प्रजामंडल बनाते ही थोड़ी सी गतिविधियां करते ही इनको देश निकाला दे देते थे, कि यहां से देश निकाला। किस लिए देते थे, इस कारण से देते थे भाई अपन भी कोई बदमाश छोरे होते हैं ना, उनको कहते हैं नेता मत बन, ठीक है, लीडर ज्यादा बन रहा है। अभी तो आप स्कूलों में गए नहीं, स्कूलों में जाओगे तब आप खुद इस चीज से वाकिफ होगे। कोई नेता बनेगा ना छोरा तो नेता मत बन छोरा तू, ठीक है, इन बोलने दे, वो कहीं बोलना चाहे, आ वाली चीजें हैं। तो राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल में ध्यान रखना आप, इसके अंदर एक तो बीकानेर, भरतपुर और सिरोही, और इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, बी भर सी, ठीक है। यहां पे फिर से बता देता हूं कि कौन, अपन डबल मेहनत करना, बी भर सी, ठीक है। बी यानी बीकानेर, भर भरतपुर, सी सिरोही, आप लिख लेना, ठीक है ना। ये है बीकानेर की कलकत्ता के अंदर, भरतपुर की रेवाड़ी के अंदर और सिरोही की मुंबई के अंदर इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वीडियो को करो पॉज और लिख दो फटाफट, बस ये हो गया इसका काम तमाम। अब चलते हैं अपन मारवाड़, यानी कि आ जाइए आप, अब पधारो मारे देश, मैं मारवाड़ी। अच्छा मारवाड़ जहां जहां लिखा आएगा तब तक आपको पाली मारवाड़ यानी पाली जोधपुर ध्यान रखना है। मारवाड़ का मतलब क्या है, इतिहास में मारवाड़ जहां जहां लिखा आएगा यानी कि आपको समझना है जोधपुर की बात कहां की हो रही है, जोधपुर की। जैसे मेवाड़ लिखा आता है तो बात कहां की होती है, मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास की बात हो रही है, मारवाड़ यहां की। यदि आ जाए कहीं गोडवाड़ लिखा हुआ तो फिर ये पाली और सिरोही वाला क्षेत्र, पाली और सिरोही वाला क्षेत्र, कुछ जालोर भी आ जाता है, ये कहलाता है गोडवाड़, ठीक है ना। यहाँ पे भाषा भी गोडवाड़ ही चलती है, लेकिन मैं तो जो है सब मिक्स बोल देता हूं ताकि वहां भरतपुर धौलपुर वाले बच्चों को भी समझ में आ जाती है, जयपुर वालों को भी आ जाती है और यहाँ वालों को भी आ जाती है। तो यहाँ पे अब देखो इसकी स्थापना जो है वो 1934 में हुई है, ठीक है। 1934 के अंदर जय नारायण व्यास के प्रयासों से हुई है, यानी कि मुख्य जो भूमिका निभाई है वो जय नारायण व्यास ने निभाई है, ठीक है ना। अब जय नारायण व्यास यानी कि शेर ए राजस्थान इनका उपनाम था, इन्हें क्या कहा जाता था, शेर ए राजस्थान। ये एक बार जो ठान लेते तो ठान लिया, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता धुन के धनी, धुन के धनी कहा जाता। और लक्कड़ व कक्कड़ ये इन्हें कहा जाता था, ठीक है, बहुत तेजस्वी थे। तो जयनारायण व्यास के प्रयासों से हुआ, कुछ समय बाद में जयनारायण व्यास को यहां से देश निकाला भी दे दिया था, ठीक है। तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था
मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, जयनारायण व्यास की एक पुस्तक थी, देश निकाला देने के बाद में। माणिक्यलाल वर्मा ने तो लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन, और इन्होंने लिखी मारवाड़ की अवस्था। ठीक है ना। यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान में रखनी है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की इन्हीं से संबंधित। ठीक है, जयनारायण व्यास से संबंधित थी मारवाड़ सेवा संघ। अब आपकी ये 7वीं वाली पुस्तक में ये नहीं दे रखा, लेकिन ये बताना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक, ये भी ध्यान रखें। फिर एक चीज और बताऊं साथ साथ, मारवाड़ हितकारिणी सभा। उन्नीस 1918 में इसका गठन किया गया, लेकिन अपन जो है अलग अलग किताबों में कहीं 1918 पढ़ते हैं, कहीं 1923 पढ़ते हैं। तो ये गठन जो है 1918 में किया है, लेकिन पुनर्गठन यदि वापस आता है तो 1923 है। ठीक है, तो यहीं पे इसका पुनर्गठन पूछा जाए, पुनर्गठन 1923 है। अच्छा, ये पूछ ले कि ये गठन किया किसने, तो चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, क्या याद रखेंगे, चांदमल सुराणा। क्या है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, चांदमल सुराणा का संबंध ही यहां पे चले तोल आंदोलन से भी था। कि किससे था, तोल आंदोलन। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है। तोल आंदोलन से भी इनका संबंध रहा है। यही इस प्रजामंडल के अंदर ही मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। इतनी सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी के अंदर एक और प्रश्न बनता है, कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस, जब यह प्रश्न पहली बार बना था, उससे पहले किसी किताब में नहीं दिया गया था। चाहे बड़े बड़े ग्रंथ, ऑथेंटिक पुस्तकें, उसमें भी बहुत कोई इक्की दुक्की होगी जिसके अंदर दिया होगा, क्योंकि जब पहली बार बना तो सबको ढूंढना पड़ा था। तो ध्यान रखें, 1936 की बात है। 1936 में कृष्णा देवी एक मतलब युवा विधवा थी, जिसका अपहरण कर लिया था जो राजा थे उनके किसी निकटवर्ती ने, और फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कि वो कहां है, कैसे है। तो प्रजामंडल के अधीन इसके लिए आवाज उठाई गई और 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। ध्यान रखिए, वही पूछे, ठीक है ना, सन ही पूछे डायरेक्ट कि कृष्णा दिवस कब मनाया गया, 1936। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं आपके आरबीएससी। ये सारी चीजें जो बताई वो आपके इस पुस्तक के अंदर नहीं दे रखी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। आजकल लोक परिषदों से प्रश्न बड़े आते हैं। ठीक है ना, मैंने जब वन लाइनर दी थी विद्यार्थियों को, आप लोगों के काफी जनों के पास में, जैसे आपने पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने स्पेशली 4-5 जो लोक परिषदें थी वो सभी साथ में लिखी थी। कई लोग क्या होते हैं कि प्रजामंडल को ही लोक परिषद मान लेते हैं। नहीं, लोक परिषदें प्रजामंडल के अंतर्गत गठित की गई है। ठीक है ना, प्रजामंडल के अधीन लोक परिषदें गठित हुई है। तो यहां पे लोक परिषदें अलग से हैं। ठीक है ना, ये कई जने शामिल इसको समझ लेते हैं। तो अपन देखो पढ़ रहे तो क्या है, प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना यहां कब हुई है, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, और ये लोक परिषद की स्थापना कब हुई है, 1938 के अंदर। तो ये लोक परिषदों से संबंधित हाल ही के 2-3 एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, अपन चलते हैं राजधानी। अब राजधानी में देखो, ये जो स्थापना 1931 में की है वो कर्पूर चंद पाटनी ने की है। ठीक है ना, कुछ किताबों के अंदर आपको डायरेक्ट दिया मिलेगा कि हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज। नहीं, 1931 में जो गठन हुआ है इसका, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है, वो कपूर चंद पाटनी उसमें नाम आएगा 1931। फिर ये जो है 5 साल तक, लगभग 5-6 साल तक ये निर्जीव अवस्था में चला गया, ये प्रजामंडल जयपुर वाला। तब इसको पुनर्जीवित किया है, वो देखो जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री यहां पे है ना साथ में, क्योंकि अध्यक्ष तो जमनालाल बजाज को बनाया गया, लेकिन सहयोगी, इसके अंदर मैं यहां पे लिख दूंगा कि सहयोगी पुनर्गठन में हीरालाल शास्त्री,
सहयोगी ये रहे हैं और इनके प्रयासों से इसको पुनर्जीवित किया गया। इस समय उपाध्यक्ष बनाया गया चिरंजीव लाल मिश्र। डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है, गलत करके नहीं आओगे, सब व्यवस्थित बताया है और कल वाली स्कूल लेक्चरर की क्लास में और बताऊंगा और वहां थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी भी दूंगा, ठीक है ना। तो यहां से गलत करके आए हो ना तो खैर नहीं तुम्हारी। पहला अधिवेशन इसका 1938 जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ है। और जमनालाल बजाज से संबंधित चलिए एक और चीज बताऊं, इन्हें, ये तो आपको सबको पता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। एक ध्यान रखना कि चरखा संघ की स्थापना की थी इन्होंने, चरखा संघ की स्थापना 1927। अब गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं यानी कि उनके 25 पे चलते थे, ठीक है। यूं 5वां पुत्र कोई कहे बुझो सर के ध्यान, 4 पुत्र तो वो थे और एक ये भी थे, कहीं दूर अलग रहते होंगे, ऐसा नहीं है। यानी उनके 25 पर चलते थे, उनके आचार विचार मिलते थे, इसलिए उपाधि दी थी 5वां पुत्र, ठीक है। तो जमनालाल बजाज से संबंधित ये भी ध्यान रखना है, चरखा संघ। और गांधी जी का 5वां पुत्र जिसको पता नहीं हो लिख लेना। हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे हैं इस जयपुर प्रजामंडल के। लेकिन एक जो मुख्य चीज वो इसमें आपके 7वीं की पुस्तक है, क्योंकि 7वीं की पुस्तक में इतने बच्चों को पता नहीं चलता तो वहां देते नहीं है। लेकिन मुख्य चीज क्या है वो है, इसके अंदर ही पढ़ने को मिलता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन समझौता लिख देता हूं मैं, या एग्रीमेंट के नाम से भी आता है, ठीक है ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या प्रश्न आता है इसमें से कि ये किस किस के बीच में हुआ? सबसे पहली चीज ये पूछी जाती है, किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल उस समय जैसे शासक मान सिंह जी थे तो उनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री आप लोगों को पता मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। जेंटलमैन नाम ही आया है, यानी कि कोई सूट बूट में यूं आए होंगे जेंटलमैन, तो जेंटलमैन नाम आया है तो जेंटलमैनों के बीच हुआ है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यूं याद रख लीजिए, याद रखना है साहब। तो ये थे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। किसे? मिर्जा इस्माइल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जयपुर परकोटा है उसके बाहर भी इन्होंने, वहां पे बाहर भी लोगों को बसाया है, मतलब वहां पे भी काफी सारे इन्होंने काम करवाए, तो इसलिए इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब हुआ ये सन पूछा जा सकता है, तो ये हुआ है 1942, ठीक है। अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या था? इस जेंटलमैन एग्रीमेंट में ये था, एक तरह की समझौतावादी नीति थी कि हम जो है अपने, वो आंदोलन चल रहा था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 की बात है, ग्वालियर टैंक मैदान से वहां पे, तो क्या हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ चीजें रखी शासक के साथ में कि हमारे जो है क्रांतिकारी वो बेधड़क आ जा सकेंगे वगैरह, ऐसी सारी चीजें इनके अधीन रखी। लेकिन उस समय प्रजामंडलों का मुख्य मतलब ये ध्येय ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है, लेकिन यहाँ पे हीरालाल शास्त्री जी ने समझौतावादी नीति अपना ली। इससे क्या हुआ कि जो समझौतावादी नीति के समर्थक नहीं थे वो इनसे अलग हो गए, ठीक है। जिसके अंदर फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो अलग हुए उन्होंने आजाद मोर्चा बना दिया, आजाद मोर्चा के हम इनसे आजाद हैं, ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चा किसकी अध्यक्षता में बना? बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में 1942 के अंदर ही आजाद मोर्चा बनाकर ये अलग हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाद में क्या हुआ कि 1945 के अंदर 1945 अलग हो गए, लेकिन 1945 में पुनः विलय, नेहरू जी ने मध्यस्थता की थी, ठीक है। फिर 1945 में पुनः विलय हो गया, किसमें? जयपुर प्रजामंडल के अंदर। 3 चीजें ध्यान रखनी है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, आजाद मोर्चा और आजाद मोर्चे का अलग होना और वापस विलय होना, और बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखने हैं, भूलने की कोई अनुमति नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। चलिए आगे आते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास वाला, वो वाला हो गया सीन पूरा 1938 में। 1938 की आपको एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, UKABSD, क्योंकि 1938 क्या कहलाता है? प्रजामंडलों का वर्ष।
प्रजामंडलों का वर्ष कहलाता है। सबसे ज्यादा उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, यूके, एबीएसडी। बल तेरा पिछली देख लेना वो वाली क्लास, उसके अंदर बता रखी है, स्कूल लेक्चरर वाली, 2-3 दिन पहले याद करवाया है सारा। ठीक है। संस्थापक, जो देखो संस्थापक यानी कि स्थापना जो हुई है इसकी स्पेशली इसमें भी डेट दे रखी है आपके आरबीएससी में भी, इसलिए इसे ध्यान रखना विशेष रूप से, कभी भी पूछ सकते हैं। अभी तक इसकी स्पेशली डेट नहीं पूछी कि 24 अप्रैल को हुई, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से, फिर माणिक्यलाल वर्मा को जो है यहां से कुछ समय बाद में देश निकाला दे दिया। तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसके अंदर इन्होंने वहां की मतलब जो अत्याचार क्रांतिकारियों पर हो रहे थे उसके बारे में अवगत कराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया। भूरेलाल बया को भी गिरफ्तार करके एक वहां सराड़ा किला है, कहां? सराड़ा किला। किले तो क्या पिछले उस समय में जितने किले होते थे ना उन्हें जेल बना दी जाती थी। जेल मजबूत जेल कहां होती थी? जहां मजबूत हो बिल्कुल दीवार है। ठीक है, एड़की मतलब दुड़ा उड़ा गारा रे कोई दीवार है तो क्रांतिकारी एड़ा जोशीला मुंह को मार ठोक देता। ठीक है, तोड़ भाग जाता। तो इनको मतलब व्यवस्थित ऐसी जगह पे रखा जाता था। तो यहाँ पे सराड़ा किला, और सराड़ा किला को कहा जाता था मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा किला कहलाता था। याद रह जाए क्या? नहीं रहे तो भी याद रखना हो। ठीक है, मतलब इतना मैं कह दूं यहाँ पे तो यानी कि याद रखना ही है, कभी भी पूछा जा सकता है। सराड़ा किला, भूरेलाल बया। ठीक है, मेवाड़ का काला पानी। पहला अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 में हुआ, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में ही हुआ है। नारायणी देवी, मोहनलाल सुखाड़िया, रमेश चंद्र व्यास आदि इस आंदोलन से संबंधित रहे हैं। किससे संबंधित? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बीकानेर प्रजामंडल। उससे पहले मैं बताऊं एक जोधपुर प्रजामंडल में एक चीज और आप लिख लेना, या मैं इसको लेक्चरर वाली क्लास में लिखा दूंगा, बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है ना, उन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को जोधपुर जेल के अंदर 19 जून 1942, जोधपुर जेल के अंदर 19 जून 1942 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने वहां की जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध जो है भूख हड़ताल किया, और भूख हड़ताल से ही उनकी मृत्यु हुई थी। अब क्योंकि भारत के क्रांतिकारियों में जतिन दास की ऐसे ही मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए उनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को। प्रश्न बना है कई बार, आगे भी बन सकता है। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर में उस समय शासक गंगा सिंह जी। ठीक है, गंगा सिंह जी का क्रांतिकारियों के साथ में कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के प्रति बहुत अच्छा बिहेवियर था। तो इसलिए क्रांतिकारी सारे इनके खिलाफ रहते थे। फिर इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें निकालते थे, मतलब कभी पर्चे निकाल दिए बीकानेर की थोती पोती के नाम से मगाराम वैद ने, कभी चंदनमल बहेड़ ने बीकानेर दिग्दर्शिका नाम से पुस्तक निकाल दी। तो ये सारे क्या थे? ये सारे जो है शासक के मतलब काले चिट्ठे थे, इनके द्वारा किए गए कृत्यों को उजागर जैसे ये निकालते, जैसे गंगा सिंह जी को गुस्सा आता और वो फिर इनको देश निकाला देते। ये चीजें बहुत चली है वहां। ठीक है ना, हर प्रजामंडल के साथ में ये चीजें रही है। जितना इजी वे में पढ़ोगे उतना याद होगा। अब मैंने आप इतने नाम बोले, यहाँ आप लोगों को याद क्या रखना है? गंगा सिंह जी याद रखना है, और चंदनमल बहेड़ याद रखना है, मगाराम वैद याद रखना है, हनुमान सिंह आर्य याद रखना है। ठीक है, और बिरबल सिंह याद रखना है यहाँ बीकानेर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक राय सिंह नगर हत्याकांड होता है 1 जुलाई 1946, जिसमें बिरबल सिंह जो है वो शहीद होते हैं। अब इतनी चीजें बोली ना, कई जना लगे कि गुरुजी आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्यों पढ़ाते हो? अब मैंने जितनी बोली है उतनी मैं लिखी हुई होती और विद्यार्थियों को दे देता तो उनके बढ़िया नोट्स बन जाते। और मैंने जितनी बोली है उसका 20% ही विद्यार्थी लिख पाते, क्योंकि जब मैं आलसी हूं ना, मेरू आलसी है, विद्यार्थी है, तो ए भी लिखे कौन? क्या याद रह जी? याद कौन रहे? ठीक है, और इसमें क्या समय बच जाता है। और ये यूं भी है कि डिजिटल बोर्ड लियो, और डिजिटल बोर्ड में भी मैं पूरा बोर्ड खुद ही हाथों में भर रहा हूं, कि फायदा नहीं होता। डिजिटल बोर्ड मैं ला रहा हूं टपली दे के, भाई मुझे लाया ही क्यों? मुझे लाया है तो इस्तेमाल सही ढंग से तो करो। बस वो डिजिटल बोर्ड खुद ही कह दे कि तेरे तो वो पुराना वाला बोर्ड ही ढंग है, तू तो पूरा ही लिखना ही चाहे डायरेक्ट ही, तो पुराने मत ही लिख, तू इन नए बोर्ड लायक ही कौन? इन वास्ते इन पूरा फायदा उठाना जरूरी है। ठीक है नहीं, बाकी आप लोग समझदार हो। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर, अच्छा हुई कहां? कलकत्ता के अंदर स्थापना हुई, क्योंकि ये बाहर हुई है। ये प्रश्न
मतलब अब तो इजी हो गए, पहले पहले बहुत यूं लगते थे कि आज हमें ये याद है, यानी कि हम दूसरों से बहुत आगे। आजकल ये कॉमन प्रश्न हो गए। आप लोगों को लगता है ना कि कट ऑफ हाई क्यों जाती है, कंपटीशन इतना बढ़ क्यों गया? क्योंकि ये पहले के कॉमन प्रश्न, ये पहले के हार्ड प्रश्नों के अंदर आते थे, ये अब कॉमन बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन बढ़ा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आप लोगों को पढ़ने के लिए मिली है, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिली है। जब हम तैयारी करते तो टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीजें नहीं होती थी जो अभ्यास नहीं करवाती थी, तो वहां पे इतना स्कोर नहीं कर पाते थे। आजकल ये टेस्ट सीरीज, अभ्यास सीरीज इतनी बढ़िया बढ़िया आती है, चलती है, तो बहुत सारा अभ्यास विद्यार्थियों का हो जाता है। जितने ऐसा ही सिलेक्ट हुए हैं तो उनको पूछना, तो उन्होंने सबने जो है बिल्कुल कहा है कि हमने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। तो आप लोगों के भी मैं बता दूं, आरबीएससी की मात्र 79 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है, प्लस जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी आपका इसके अंदर जुड़ता है क्योंकि सरकार के नियम है। अब कुल मिला के ये पड़ जाती है आपको 93 के समथिंग। उसमें 36 से लगाकर 10वीं तक के पूरे टेस्ट जुड़ेंगे, और यदि सही अच्छे खासे विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर ली तो हम 11 12 के भी जोड़ देंगे उसके अंदर, जिसमें संपूर्ण व्याख्या के साथ में सारे टेस्ट जुड़ रहे हैं। और यानी कि एक चैप्टर उठाया, सवाल बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें ही अंदर मिलती है। तो जैसे यहां से क्लास लगाते हो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस जरूर करें। और टेस्ट सीरीज ऐसी दे रखी है जिसके अंदर आपको मतलब हर बार टेस्ट खोलोगे तो प्रश्नों का क्रम और ऑप्शन चेंज किए हुए मिलेंगे, यानी कि आपको हमेशा नयापन लगेगा। और उसके अलावा नयापन लगने से क्या होता है कि हमारी हर बार की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और संक्रिय होती है दिमाग में पूरी। ठीक है ना, तो यहां पे इसको ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इसे जरूर यहां से अभ्यास कर लेना, क्योंकि ऐसी वो सीरीज वापस मिलने वाली नहीं है और ये अभी काम आएगी क्योंकि वे टॉपिक वाइज है। ठीक है ना, चलिए तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहां पे संस्थापक इनके कौन थे, मगाराम वैद और सहयोगी। इसमें देखा है आपकी आरबीएससी की पुस्तक में ही दे रखा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर चलना। मगाराम वैद के सहयोगी लक्ष्मण दास स्वामी। ठीक है, वैसे चंदनमल बहेड़ और ये सब इनके, रघुवर दयाल वगैरह ये सब इनके सहयोगी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ये नाम दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट मानकर चलना, लक्ष्मण दास स्वामी। ठीक है, आने वाले समय में बन सकता है प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे यदि एक नाम देखोगे तनसुख लाल, ये प्रश्न बन चुका। तो यहाँ पे ये चीजें आरबीएससी अपन इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि कुछ चीज अपने पीछे रह नहीं जाए। ठीक है ना, कहीं ना कहीं अपने नजरों के सामने से निकले। इसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कलकत्ता के अंदर हुई। अच्छा, मैंने यहां बता दिया। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर प्रजामंडल में का खुला अधिवेशन हुआ, जिसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना 1 जुलाई 1946 बीरबल सिंह शहीद। ठीक है, गोलीबारी की गई, उसके अंदर बीरबल सिंह शहीद हुआ, जिसे इस घटना को रायसिंह नगर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्रजामंडल के अंदर क्रांतिकारियों को बहुत कुछ भोगना पड़ा था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चंदनमल बहेड़, हनुमान सिंह आर्य आदि का संबंध इनसे रहा है। रघुवर दयाल भी लिख लेना आप, इनका रहा है। और बाकी की जानकारी इसको लेक्चरर वाले में दे देंगे, ये इसमें वैसे भी आपके बहुत आ गई आरबीएससी के अलावा तो। ठीक है ना, कोटा प्रजामंडल। अब देखो कोटा प्रजामंडल और हाडोती प्रजामंडल थोड़े सी अलग है, क्योंकि कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई है आपके 1939 में, जबकि हाडोती प्रजामंडल जो है आपके इसके अंदर एक ही दे रखा है, एक में ही दे रखा है, किसमें, आरबीएससी की किताब में। जबकि हाडोती प्रजामंडल की 1934 में गठन होता है इसका, और कोटा प्रजामंडल जो है वो 1939 में होता है। बूंदी अलग है, आप लोगों को सबको पता है 1931। ठीक है ना, तो यदि हाडोती के अंदर तो फिर बाबू झांको पूरा आता है, 12 बूंदी कोटा वगैरह सारे, तो ये अलग अलग है। ठीक है ना, अपने ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये जो है कोटा प्रजामंडल 1939, संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और तनसुख लाल। ये देखो ये दोनों, ये शारदा भार्गव, इनका जो है इनमें सहयोग रहा है, इनके प्रयासों से। ठीक है, इन्होंने भी अन्य प्रजामंडलों की भांति भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को साथियों ध्यान रखनी है। काफी सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि आपको साथ साथ ही याद करवाई जाए, क्योंकि प्रजामंडल के अंदर जो मेन क्लास होती है ना, आप जैसे ये है, तो आप लोगों ने अभी तक यदि स्कूल लेक्चरर वाली जो 2-3 दिन पहले क्लास आई थी वो नहीं देखी है, तो उसको देख लेना। क्यों, मेन चीज जो होती है वो संस्थापक या अध्यक्ष पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है सन कब स्थापना हुई, तो वो पूरा का पूरा ट्रिक से याद करवाया है विद्यार्थियों को। तो यदि किसी ने नहीं देखी है तो उसको लगा लेना, उस क्लास के बाद में इसको लगाना, तो आपके मोस्ट ऑफ प्रजामंडल कंप्लीट।
अब स्कूल लेक्चरर वाली जो सोमवार को कल क्लास आएगी 12 बजे, उसे वापस पढ़ लेना। काफी सारी चीजें तो इसमें समान मिलेगी आपको, लेकिन काफी सारी चीजें उसके लेवल से चलूंगा मैं, तो और भी अच्छी तरीके से देने की कोशिश रहेगी। देखो जब बैच अलग घोषित कर रखा है, भले अपन फीस नहीं ले रहे, लेकिन बैच अलग घोषित कर रखा है तो उसकी क्लासेस भी सेपरेट देने की कोशिश है कि ये अलग है, इसको भी पढ़ ले। कोई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आरबीएससी देखते हैं, स्कूल लेक्चर नहीं देखते, तो उन्हें भी यहाँ पे भी संपूर्णता का एहसास हो और वहां पे भी संपूर्णता का एहसास हो। मेरी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उतना मैं करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कोई कोचिंग संस्था नहीं है और अपन कोई पेड कोर्स क्लासेस वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज देते हैं तो विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए उनकी खुद की डिमांड होती है और हम सिर्फ उससे लागत लेते हैं, क्योंकि हमारी जो है टीम, उनका खर्चा निकले और हम इन प्रयासों को निरंतर जारी रखें और आप लोगों को जिस वैलिडिटी के लिए ये चीज दे रखी है उस वैलिडिटी के अंदर मेंटेनेंस उसका निकलता रहे। तो यदि ये चीजें इस तरीके से करने से क्या होता है कि लंबे समय तक जो है जारी रखी जा सकती है, क्योंकि जेब के अगर डाल के जारी रखने जाए तो फिर कुछ समय तक ही वो की जाती है। ऐसा नहीं है कि की नहीं जा सकती, की जा सकती है, लेकिन कुछ समय तक। लेकिन हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाले पे चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्रॉफिट होगा तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए वापस लगाने का प्रयास रहेगा। और बाकी थोड़ा जो है 50 60 70 80 रुपए स्टूडेंट के भी लग जाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि हाँ मैंने पैसे लगे, तो वो उसका अभ्यास करता है। क्योंकि हमने बहुत मेहनत से टेस्ट वगैरह तैयार किए हैं और निरंतर इस पे मेहनत करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि विद्यार्थी रेगुलर अभ्यास करें। फिर बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है ना, तो बाहर के जो 5-10% लोग होते हैं वो उनको लगता है यार इतने स्क्रीनशॉट क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमने उसके पीछे भोग दिया है, हमने उसके पीछे इतना अपने आप को मतलब झोंका है अंदर कि जब उसका रिजल्ट आता है तो हमें खुशी होती है कि वास्तव में हमने जो प्रयास पूरे साल किए, पूरे साल 2 साल 1.5 साल किए हैं, उसके प्रयास अब सकारात्मक आए। और विद्यार्थियों से लिया क्या है, दुआएं ली है बस। तो यही चीजें कोई ना कोई प्रेरित तो होगा यदि देखकर, और सिलेक्शन तो हजारों के होंगे जो अब हो भी रहे हैं और आगे सिलसिला चलता रहेगा यदि ईश्वर की कृपा रही तो हर स्कूल में अपना मास्टर होगा एक। ठीक है, और बाकी भी कांस्टेबल एसआई वगैरह वो भी होंगे। प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के लिए, बस आप लोग सहयोग करें और विश्वास बना के रखें। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।